चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले टर्न पे हम लोग किसी आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता लगा लिए थे, और अगर मान लो कि कोई डिस्क है या कोई स्क्वायर प्लेट है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो उसके बहुत पास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए थे, जो कैपेसिटर में बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे लेक्चर में लाइन चार्ज की वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पता करना। ठीक है, तो देखो हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन चार्ज। किसी स्ट्रेट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन चार्ज। देखो सुनो, जैसे मान लो कि हम लोग को कोई एक लाइन चार्ज दे दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, क्योंकि लाइन के लॉन्ग तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होगा। अच्छा, इससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस लेट से स्मॉल डी पर कोई पॉइंट है पी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्रूफ रहेगा। यहाँ 5 चीजें ऐसी होंगी जो बहुत अलग से आएंगी, जैसे जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो उसमें 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार देखना पड़े, लेकिन ये प्रूफ ढंग से क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि अगर इस पे कभी भी टफ क्वेश्चन आएगा ना तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये याद रखना है कि ये बोर्ड के हिसाब से सिर्फ प्रूफ ही देख लो, अगर बोर्ड में बहुत कुछ पूछना होगा तो प्रूफ पूछ लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा ही फॉर्मूला एज इट इज तुमको मैग्नेटिक फील्ड में भी मिलेगा। ठीक है, तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीजें। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना सुनना, वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें प्रूफ हम ही करा रहे हैं पूरा, बस तुम इसको देख के ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो अब ऐसे क्या दिया गया कि भाई एक स्ट्रेट वायर है, इसमें क्या दे दिया गया है ना, इसमें दे दिया गया कि जो इसका अपर एंड है, इस वायर का जो अपर एंड है और ये जो लोअर एंड है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। मान लो ये वाला एंगल है θ1 और लेट से ये वाला जो एंगल है वो लेट से θ2 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है d, तो इस पॉइंट पर हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं एक बार। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये यहाँ कहीं कट किया होगा। अब यहाँ से ना किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस y पे चले जाते हैं। ठीक है, y पे जाके छोटा सा विड्थ कट करते हैं, लेट से ये विड्थ है कितना dy। ठीक है, अच्छा इस dy में कितना चार्ज होगा वो पता लगा लेते हैं। भाई लैम्डा होता क्या है, लैम्डा अगर ऊपर हम छोटा सा चार्ज दिख रहे हैं तो नीचे छोटा सा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से जो छोटा सा चार्ज dq आएगा वो लैम्डा टाइम्स dy हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दो भाई, अगर हम लोग इसकी बात करें, हम दोबारा इस सेगमेंट को बना रहे हैं। ठीक है, अब ना उस पर्टिकुलर पॉइंट P को बना रहे हैं केवल, और ये इस dy वाले चार्ज को बना रहे हैं केवल। ठीक है, देखो भाई इस dy की वजह से इस पर्टिकुलर P पर ऐसे हम लोग जब इसको मिला रहे होंगे तो ये कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रहा होगा। मान लो ये एंगल कितना है थीटा। ठीक, अच्छा अब देखना, अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कुछ नहीं लिखा गया तो पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर की तरफ होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान सकते हैं हम लोग, लेट से DE मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये कितना है भाई, ये D है, तो ये R का काम कर रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना छोटा सा चार्ज DQ रखा हुआ है, क्योंकि ये डिस्टेंस y है, इसी y पर गए, इसी वाले पोर्शन को दोबारा दिखा रहे तुमको ये। ठीक है, अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R², तो ये हम लोग को R पता लगाना पड़ेगा। तो तुम ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो देखो ये cos थीटा, इसमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता लगाना है, तो हम cos थीटा लगा लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेट से समथिंग कुछ x वगैरह मान लेते हैं। तो बताओ यहाँ से ये जो x होगा वो कितना आ जाएगा, d अपॉन cos, cos को ऊपर लेके जाएंगे तो sec बन जाएगा कि नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, d sec थीटा। यहाँ तक सही है क्या। चलो अब अगर हम तुमसे बोले कि चलो भाई छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k dq अपॉन, अब k dq अपॉन, अगर हम इस r पर ध्यान देते, ये रहा r हम लोग निकाल चुके हैं, x अगर इसको हम r मान ले तो r ही मान लेते हैं इसको, तो लेट से ये r लिख लिया। ठीक है, अच्छा तो KQ अपॉन R²,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है क्या? अच्छा भाई अब ध्यान देना, तुम ऐसा सोचो तो कि अगर हम लोग इस डी क्यू की वैल्यू पुट कर ले, डी क्यू कितना बताओ, लैम्डा टाइम्स डी वाई। तो देखना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के टाइम्स लैम्डा डी वाई होल अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए। अब इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ कुछ चीजें सोच लेते हैं, कौन कौन कांस्टेंट और कौन कौन वेरिएबल है। जैसे देखो के लैम्डा और डी, देखो के तो कांस्टेंट, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी वो भी फिक्स है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी फिक्स है। अच्छा ये बताओ हम इस y को जैसे जैसे बदलते जाएंगे, ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे या ऐसे पास ऐसे दूर जा रहे हैं, तो तुम सोचो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला, ये एंगल बार बार वेरी कर रहा होगा कि नहीं? सही बात है, वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर y 0 तो थीटा भी 0, y बढ़ाते जाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा कि नहीं? इसका मतलब थीटा वेरी कर रहा है। अच्छा ये dy तो वेरी कर ही रहा है क्योंकि y वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ दो दो वेरिएबल है कि नहीं? तो किसी एक को किसी एक में पता लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग एटलीस्ट वन वेरिएबल बदलें और उसको इंटीग्रेट कर पाए। तो अब देखो दिमाग लगाते हैं कि या तो हम लोग y थीटा के टर्म में पता लगा लें या थीटा y के टर्म में पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखना अब क्या यूज करते हैं भाई, देखो इसी ट्रायंगल का यूज कर, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना उसी का यूज करते हैं। अच्छा इस ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग हम लिख क्या सकते हैं, देखना tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि नहीं, तो कितना जाएगा y अपॉन डी। तो बताओ यहां से y कितना आ गया, यहां से y जो आया y इक्वल डी tan थीटा हो गया कि नहीं? सही बात है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy इक्वल थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे बताओ, dy अपॉन डी थीटा। अब देखो ये वाला d तो कांस्टेंट है, इस d से कंफ्यूज मत होना, ये डिफरेंशिएशन की वजह से d आ रहा है। ठीक है, तो d को बाहर लिख लेते हैं, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोगों को dy की वैल्यू मिली क्या, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया क्या? ये यहां तक बात समझ में आ रही? बोले सर ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग को वेरिएबिलिटी कम हो गई क्योंकि अब हम लोग dy की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हम लोग केवल थीटा में वेरिएबिलिटी बचेगी। बोले सर ठीक है। अब देखना देखना तो यहां से बताओ डी की वैल्यू क्या आ गई, डी हो गया के लैम्डा, डी वाई की वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा रहा है क्या? ये यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो जो सिंपल होगा कट सकता है, कट पिट कर देते हैं, के लैम्डा अपॉन डी डी थीटा। देखो अरे डी से डी कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो हम लोग को डी की वैल्यू मिल गई कितना, के लैम्डा अपॉन डी इंटू डी थीटा। अब देखो यहां से जो डी थीटा है ये किस में वेरिएबल है, केवल थीटा में वेरिएबल है क्योंकि ये पूरा पोर्शन तो कांस्टेंट है। यहां तक हो गई बात। अच्छा अब हम लोग सोचना शुरू करते हैं भाई, तुम ध्यान दो इस डी का दो कंपोनेंट होगा कि नहीं, एक इधर और एक इस तरफ। अब इसमें हम लोग लिखने का तरीका समझते हैं। देखो इसको हम लोग x और y नहीं बोलेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि वायर ऐसा ही मिले, कभी कभी वायर को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो कहानी बदल सकती है। इसलिए हम लोग ना दो डायरेक्शन बना रहे हैं अपने मन से। एक डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द वायर जो गिवन वायर होगा, और एक होगा पैरेलल टू द गिवन वायर। जैसे अगर हम इस वायर की बात करें, जैसे तुम देखो ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन इस वायर के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ई परपेंडिकुलर। और ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन इस वायर के पैरेलल हो गया तो हम लोग इस डायरेक्शन को ई पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जस्टिफाई कर सके इसलिए हम इसको ई परपेंडिकुलर और इसको ई पैरेलल बोल रहे हैं। ठीक है, देखना देखो अगर हम ई परपेंडिकुलर लिखें तो ई परपेंडिकुलर जो होगा वो डीई कॉस थीटा होगा कि नहीं, ये छोटा सा आएगा, छोटा सा कंपोनेंट क्योंकि डीई कॉस थीटा। और ऐसे ही जो डीई पैरेलल है वो आ जाएगा कितना, डीई साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग बारी बारी दोनों कैलकुलेट करेंगे, एक बार पैरेलल को और एक बार परपेंडिकुलर को। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर फिर समझ लो, परपेंडिकुलर किसके करेस्पॉन्डिंग वायर के। देखो वायर ऐसे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस वायर के परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है ये देखो वायर ऐसे है तो देखो ये उसके पैरेलल ही दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? चलना देखो आगे बढ़ रहे हैं।
देखो सुनो, अब हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, डीई परपेंडिकुलर की, ठीक है। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर, तो इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पहला लिख के छोड़ दिए। अच्छा, डीई परपेंडिकुलर देखना, तो वो क्या आया था, वो आया था डीई कॉस थीटा आया था क्या, तो चलो डीई रख लेते हैं। डीई कितना, के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा डी थीटा। तो ये छोटा सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट लोग बाहर भगा दिए। अब ध्यान दो, वायर पे देखना, वो जो वायर था, हम दोबारा वायर को बना रहे हैं, ये वायर ऐसे था, ये इस तरीके से, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल थीटा 1 और ये वाला एंगल थीटा 2 दिए थे कि नहीं, थीटा 1 थीटा 2। तो तुम सोचो, अगर हमको थीटा में वेरिएबिलिटी खोजनी है, थीटा के करेस्पॉन्डिंग चलना है, तो देखो एक बार हम लोग इधर जा रहे हैं, एंगल के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो थीटा 1 इधर पॉजिटिव, देखो ये वाला जो थीटा 2 वो जस्ट अपोजिट है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि हम माइनस थीटा 2 से कहां तक गए हैं, थीटा 1 तक। फिर से ध्यान दो, जो हम लोग y पे जाके dy माने थे, वो इधर की तरफ माने थे कि नहीं, तो हम इधर की तरफ पॉजिटिव मान लिए। तो इधर की तरफ कहां तक जाना है, 0 से थीटा 1, लेकिन नेगेटिव में भी जाना है ना कुछ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो हम लोग थीटा की लिमिट कहां से कहां लिख लिए, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। यहां तक बात सही है। चल अब देखना, के लैम्डा अपॉन डी बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, और वो जो माइनस है वो तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, ये हम लोग का कंपोनेंट आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां तक सही है। चलो, अब जैसे हम लोग परपेंडिकुलर की बात की है ना, एकदम सिमिलर तरीके से अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पैरेलल की भी, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार, देखना। देखो, अब अगर हम लोग ई पैरेलल की बात करें, तो ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या आया था, ई पैरेलल का फॉर्मूला आया था डीई साइन थीटा। तो देखो डीई, तो डीई था कितना, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा, और डी थीटा इसके साथ लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा था डीई पैरेलल, तो ये हो गया डीई पैरेलल। इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन में फिर वही माइनस ऑफ थीटा 2 से थीटा 1 तक जा रहे होंगे। तो अगर हम लोग ई पैरेलल देखें, ई पैरेलल, तो के लैम्डा बाई डी तो बाहर ही है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को बाहर भगा दो। पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना है, कॉस थीटा 1 माइनस, फिर कॉस में माइनस थीटा 2, और कॉस के केस में माइनस तो एंगल का गायब हो जाता है, अगर अंदर माइनस है तो वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा। अब अगर हम लोग इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो देखो कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। यहां तक सब कुछ बात सही है क्या, देखो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ठीक है। देखना, अब हम उस चीज को फिर से बना रहे हैं जो हम लोग को रिजल्ट एकदम अच्छे से रट के रखना है। जैसे मान लो कोई वायर लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, इससे किसी पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, जिसका ये अपर साइड से बनने वाला एंगल और लोअर साइड से बनने वाला एंगल दिया हुआ है। ये एंगल है थीटा 1, ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा 2, तो ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर ये ई परपेंडिकुलर, और ऐसे ये वाला कंपोनेंट है ई पैरेलल। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, तो देखो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम किन 5 चीजों की बात करते हैं शुरू में वो समझो। देखो यहाँ टोटल 5 चीजें हैं। पहली बात, एक ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, ई पैरेलल का डायरेक्शन, 2 चीजें थीटा 1 थीटा 2 और डी की वैल्यू, ठीक है। तो टोटल 5 चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ना, अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुमको कहीं पे भी बुक वगैरह में फॉर्मूला मिल जाएगा। हम तुमको अब ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से।
चलो अब ध्यान देना, जैसे देखो हम कुछ कुछ बातें कर रहे हैं उसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल, ठीक है। हम ऐसे पॉइंट्स बताते जाएंगे, तुमको हम केवल समझाने का काम करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये ख्याल रखना है कि पहले अगर हम लोग पूरा पॉइंट समझ जाएंगे तो उसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा कि तुमको बस ये चीज समझ में आ जाए कि कैसे डिसाइड करेंगे डायरेक्शन, ठीक। सुनो भाई, अगर हम ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, जैसे मान लो तुमसे बोले कि हमारे पास कोई वायर है, ये इसका बीच वाला डिस्टेंस है, ये अपर साइड से हम ऐसे मिला दिए और ऐसे ही हम इसको लोअर साइड से मिला दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला एंगल मान लो कितना 40 डिग्री, ये वाला एंगल भी 40 डिग्री है, ठीक है, दोनों 40 डिग्री। ये वैल्यू दे दिया गया कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये वाला पॉइंट है पी। देखो कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। तो भाई हम लैम्डा कूलम पर मीटर लिखे, इसका मतलब हर जगह प्लस 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 फैला हुआ है, ठीक है। तुम सोचो अगर सिमेट्रिसिटी से एकदम बेहतर सोच पा रहे हो तो जैसा ऊपर अगर हम कोई चार्ज ले तो उसी तरह से सिमेट्रिकली हमको कोई नीचे भी चार्ज मिलेगा कि नहीं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर, इस वाले की वजह से किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर। तो इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे मान लो तो ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा बना, ये मान लो वैल्यू है डीई और ये भी वैल्यू डीई है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट देखो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा कितना 2d cos थीटा, ऊपर क्या बचेगा बताओ de sin थीटा, और नीचे क्या बचेगा बताओ de sin थीटा बचेगा कि नहीं। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, ये जुड़ जाएगा। सोचो ऐसे ही अगर हम जितने भी चार्ज ऊपर लेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग नीचे जरूर ऐसा चार्ज मिलेगा जो एक दूसरे के ये वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे। जैसे सोचो अगर ये वाला चार्ज ऐसे तो फिर उसका एक नीचे कंपोनेंट आएगा, किधर आएगा, इधर लेंगे तो फिर इधर, तो एक इधर और एक ऊपर, तो दोनों कैंसिल करते जाएंगे। तो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होगा, केवल कौन सा बचेगा, ये वाला, ये डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब कि अगर θ1 θ2 सेम हुआ तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हो रहा है बताओ, ई परपेंडिकुलर की ई पैरेलल। तो उस केस में, ऐसे केसेस में जब भी θ1 और θ2 आपस में इक्वल होंगे तो हमेशा ये कौन सा डायरेक्शन बताओ, ये इस वायर, जैसे इसको वायर ले, देखो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं। जैसे देखो ये अगर हम बोले ये वायर, तो देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो जो ई परपेंडिकुलर है ना वो तो नॉन जीरो आएगा, बट जो ई पैरेलल है वो कितना जाएगा, जीरो, ठीक है। तो जब θ1 θ2 आपस में सेम होंगे तो ई परपेंडिकुलर नॉन जीरो आएगा और ई पैरेलल क्या आएगा, जीरो। यहां तुमको एक और अच्छी चीज सिखाना चाह रहे हैं, वो ध्यान दो इस पर। जैसे अगर हम तुमसे बोले कि इस लैम्डा को ना नेगेटिवली चार्ज करो, तो अगर हम पूरे जगह पे नेगेटिव ले लें तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा कि नहीं, इधर की तरफ, ऐसे ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट बचेगा, ये वाला तो अभी भी कैंसिल होगा कि नहीं। तो फिर सब कैंसिल होंगे, कौन से, पैरेलल वाले, लेकिन अभी भी परपेंडिकुलर बचेगा। इसका मतलब कि ये बात दोनों केस में ट्रू है, चाहे लैम्डा कूलम पर मीटर लिखा हो या फिर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर लिखा हो। तो ये तुमको एकदम अच्छे समझ रखना है कि चाहे हम पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें चाहे नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर θ1 θ2 आपस में सेम है तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, अच्छा ठीक है। अब हम यहाँ पे जो चीज सिखाना चाह रहे हैं वो ये नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझो। अभी ना फिलहाल फिर से पॉजिटिव चार्ज लेके चलो, तो सोचो अगर ये 40 डिग्री नहीं होता, मान लो कि ये वाला जो लेंथ है वो थोड़ा और इलोंगेटेड होता ऐसे पॉजिटिव, और वो 40 ना होके ये कुछ मान लेते हैं लेट्स से 60 डिग्री होता, ठीक है। अच्छा अगर 60 डिग्री होता तो सोच समझ के बताओ इसकी वजह से इधर कंपोनेंट्स बढ़ जाते कि नहीं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ जाता। कुछ पोर्शन तो ये वाला इधर वाले मिलकर कैंसिल कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनकी वजह से नीचे बच जाता कि नहीं, नीचे बच जाता। इसका मतलब तुमको समझ के रखना है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, मतलब अगर ये वाला एंगल ज्यादा होगा ये वाला एंगल कम होगा। जैसे मान लो ऊपर की तरफ एंगल ज्यादा है तो जो डायरेक्शन आएगा किसका, ई पैरेलल का, वो नीचे की तरफ आएगा। ये ट्रिक है, याद रखना है तुमको, क्या कि जिस तरफ का एंगल ज्यादा है उसके अपोजिट साइड पैरेलल वाला कंपोनेंट बचेगा। जैसे देखो ये 60 डिग्री ऊपर है ना, इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर चार्जेस ज्यादा है
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किधर तरफ बचेगा, नीचे की तरफ बचेगा। ठीक है, अच्छा ये तुमको समझ रखना बेहतर तरीके से, ठीक है, ये जरूरी पड़ेगा हम लोग के लिए। सोचो अगर इसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देते, पूरा नेगेटिव, तो बताओ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बचता कि नहीं? तो इसका एक कंपोनेंट इधर आता, एक कंपोनेंट इधर आता, तो नीचे वाले अगर इन सबको माइनस करके देखो, अगर इन सबको हम माइनस कर दें, समझना, क्योंकि हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इस पर तो और बेहतर क्लियर होगा, लेकिन अभी पहले हम लोग स्टार्टिंग से सबको समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल हम नहीं करा सकते ना, तो तुमको पहले से पूरा जस्टिफाई करके रखना है। सोचो अगर नेगेटिव होता तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा आता कि नहीं? तो इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं उनका कुछ कंपोनेंट, इसका कुछ कंपोनेंट इस वाले की कुछ को कैंसिल कर पाता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इधर का कंपोनेंट बचा रह जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगा? ऊपर पैरेलल वाला, और परपेंडिकुलर किधर बचेगा? तब इधर बचेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा चलो इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं एक चीज और देख लो। तुमको क्या करना है ना, अभी हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं? अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के डायरेक्शन को फाइंड करने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं ना, जिसमें तुमको ये पता लगाना है कि परपेंडिकुलर का और पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड पे बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं? डायरेक्शन पे। चलो देखो सुनो ध्यान से, मान लो हम बोले कि हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, ये वाला जो एंगल है वो दे दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे है माइनस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। चलो ये हो गया एक और देखो, मान लो बोला गया हमारे पास कि भाई कोई ऐसे है, ये इस तरीके से है, ये है मान लो 30 डिग्री और ये वाला जो वायर है वो है 60 डिग्री, ठीक है। ये है पॉजिटिव में लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो प्लस साइन मान के चल रहा हूं, ठीक है। चलो फिर इस पी पॉइंट में तुमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। चलो मान लो एक और पॉइंट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई वायर इस तरीके से है, ये वाला एंगल दे दिया गया है कितना, ये एंगल है 20 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। चलो फिर से भाई लैम्डा कूलम पर मीटर, और अब पता लगाना है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा। मान लो हमें कहा और दे दे कि भाई आसान सा एक ले लेते हैं, मान लो इस तरीके से है कि है लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस में ये वाला एंगल दे दिया गया है 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री है। तो तुमको बताना है ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और सबका डायरेक्शन दिखा दो, फिर चेक करो कि सब सही है कि नहीं। कर लिया क्या ट्राई? देखना सुनना। भाई देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है तो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन तो पक्के से इधर आएगा, ठीक है, ई परपेंडिकुलर। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? ई हो गया ई परपेंडिकुलर का। अच्छा अब सोचो सब अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो ये वाला एंगल ज्यादा है, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रहे होंगे, इसकी तरफ कम आया होगा तो कैंसिल तो करेगा, लेकिन इधर की तरफ ज्यादा कंपोनेंट रहे होंगे तो ई पैरेलल का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा ई पैरेलल, ठीक है। अब इससे बात करूं, पॉजिटिव चार्ज है दूर की तरफ होगा, इसका मतलब कि ई परपेंडिकुलर तो पक्के से दूर होगा। अच्छा ई पैरेलल की बात करें तो इसकी वजह से दूर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रहे होंगे तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर की तरफ ज्यादा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएंगे वो कम होंगे, इसका मतलब जो इफेक्टिव बचेगा वो ऊपर की तरफ बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ई पैरेलल, ठीक। अच्छा इसकी वजह से देखो भाई पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो तो दूर की तरफ आएगा, तो ई परपेंडिकुलर तो दूर हो गया। अच्छा पैरेलल की बात करें तो इसकी वजह से इधर ज्यादा, तो कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे इधर ज्यादा आएगा कंपोनेंट, इसकी वजह से इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कम आएगा कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट ज्यादा है तो इफेक्टिव जो बचेगा वो इधर की तरफ बच जाएगा और वो कौन हो जाएगा? ई पैरेलल। यहाँ तक बात सही है। इस पे देखो भाई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ कंपोनेंट बचेगा, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा? ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से इधर का कंपोनेंट और इसकी वजह से इधर का कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो ये हम तुमको प्रैक्टिस करा दें किस पे? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इसको तुमको कैसे समझना है, तुम इसको अपने से वीडियो में बार बार, अगर तुमको अभी समझ नहीं है तो पीछे जाओ फिर से देखो, ठीक है। और इस तरह से कॉपी में लिख लेना इस पॉइंट में, ताकि तुमको ये सब वीडियो में जितना भी तुमको समझ में आया है वो सब तुमको उसको पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। चल अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? θ1 और θ2 की, ठीक है। सुनना ध्यान से। अब हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं θ1 θ2 की, कि किस तरह से हम लोग उसको चेक कर रहे होंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ θ1
एंड थीटा टू। थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू पता लगानी है कि थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई वायर है ऐसे लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, यहां कोई पॉइंट है P, ये वाला एंगल दे दिया गया है, ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, ये एंगल है कितना 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो एकदम ये तो सिंपल सा दिख रहा है हम लोगों को, क्या थीटा वन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा टू क्या होगा 30 डिग्री। क्या याद रखना है कि जनरली जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, जो मोर मैग्नीट्यूड वाला होगा, मोर मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग जनरली क्या मानेंगे, थीटा वन मानेंगे। मोर मैग्नीट्यूड एज्यूम्ड एज थीटा वन। क्लियर हो रही है बात? तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस वाले एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, थीटा वन मानेंगे, ठीक है। चल, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब सुनना देखो। अच्छा, एक सबसे जरूरी बात है क्या, कि जो थीटा वन और थीटा टू है ना, वो हमेशा पहले किससे मेजर किया जाता है, देखो परपेंडिकुलर से। देखो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है किस पर, वायर पर, उससे मेजर किया जाता है और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, थीटा वन एंड थीटा टू आर ऑलवेज measured from perpendicular and their direction should be always opposite, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात है कि किससे मेजर करते हैं, तो हमेशा परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं और हमेशा अपोजिट है। देखो थीटा वन इधर जा रहा था, देखो 60 डिग्री इधर, तो देखो 30 डिग्री इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो थीटा वन थीटा टू हमेशा परपेंडिकुलर से मेजर किए जाते हैं और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो कोशिश करते हैं एक बार और। एक आध हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल तौर पर बात करें कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा चीज है, देखो ऐसे, ये इस तरीके से, और ये वाला एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री, ये है लैम्डा कूलम पर मीटर और ये है पॉइंट P। बताओ यहाँ थीटा वन कितना होगा, तो थीटा वन कितना हो जाएगा 60 डिग्री इधर, और थीटा टू बोले नीचे की तरफ कुछ है ही नहीं सेगमेंट, तो थीटा टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो थीटा वन आ गया 60 डिग्री, जबकि थीटा टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक। एक आधा और एग्जाम्पल चेक करते हैं। ऐसे समझो कि अगला एग्जाम्पल इसी में बना लेते हैं। मान लो कि ऐसा ही कुछ वायर है लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, और ये ना कुछ ऐसे दिया गया है, देखना ये इस तरीके से। अब ये वाला एंगल दे दिया गया हम लोग को कितना 30 डिग्री, यही हम लोग का वायर है यहां तक, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो दे दिया गया है 30 डिग्री अगेन, ठीक है। अच्छा, जो ये डिस्टेंस है ना ये वाला, ये दे दिया गया है D, या इसको कुछ और मान लेते हैं, लेट्स से इसको हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है। ये A है। अब तुमको बताना है कि थीटा वन अब कितना है और थीटा टू कितना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और ट्राई कर लो। तो कर रहे हैं क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है भाई ये सब। जैसे थीटा वन की अगर हम बात करें तो तुम देखो थीटा वन क्या था, परपेंडिकुलर से एंगल होता था, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये देखो, अगर हम वायर को ऐसे डॉटेड करके पीछे बढ़ाएं, देखो ये ना परपेंडिकुलर हुआ उस वायर पर, तो परपेंडिकुलर से टॉप वाले एज का एंगल, तो टॉप वाले एज का एंगल देखेंगे तो थीटा वन कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री होगा कि नहीं, सही है बात। अच्छा, थीटा टू जो था उसी परपेंडिकुलर से दूसरे वाले एंड का एंगल था, तो ये तो ऊपर की तरफ है, लेकिन थीटा टू तो हम लोग को अपोजिट से मेजर करना होता था। तो मान लो कोई परपेंडिकुलर से चला के चलते हैं सर, यहाँ से मेजर करते करते घुमा तो पहुंच गया दूसरे वाले एंड तक, लेकिन ये एंगल तब होगा कितना बताओ, ये एंगल 360 माइनस 30 मतलब कितना होगा 330 डिग्री होगा क्या। या तो हम ऐसे चल जाएगा, देखो 30 डिग्री दिख रहा था लेकिन वो तो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम एक माइनस लेके आ जाते हैं। तो थीटा वन कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा टू जो कितना हो जाएगा 330 डिग्री, या फिर क्या लिख सकते हैं -30 डिग्री, दोनों से, ठीक है। जो से सॉल्व करोगे उससे आंसर आ जाएगा। तो ये बात तुमको समझ के रखना है कि थीटा वन थीटा टू हमेशा परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं
और थीटा 2 जो होता है ना वो हमेशा थीटा 1 के अपोजिटली मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो सेकंड पॉइंट था ना, ऐसे ही हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो वैल्यू ऑफ डी के करेस्पॉन्डिंग सोचते हैं। भाई ये डी क्या था, तो डी याद रखना है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम लाइन चार्ज। वो जो लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे अगर तुझसे बोले कि चलो इस केस में डी बताओ, तो डी ए नहीं होगा, ए का कंपोनेंट होगा कितना, तो वो हो जाएगा ए cos 30, ठीक है। तो हम तुमको यहाँ क्या क्या सिखाएं, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का फॉर्मूला ड्राइव किए, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, थीटा 1 थीटा 2 कैसे डिसाइड करते हैं और डी कैसे डिसाइड करते हैं। ये इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भाई, हम बार बार बोल रहे हैं बात कि ये तुमको मैग्नेटिज्म में भी खूब यूज में पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बेहतर तरीके से तुम यहाँ समझ लोगे तो तुमको वहां एकदम प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और तुम्हें ख्याल रखना है कि अगर मान लो कभी भी टीचर वहां बहुत तेज से पढ़ा दिया, मान लो हम तेज से पढ़ा दिए वहां पे, तो तुमको बस वो वाली कॉपी देख लेनी है, ठीक है। जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना, यही 2 महीने 3 महीने बाद आएगा और तब मैग्नेटिज्म इसी चीज को एकदम एज इट इज डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं। अब हम लोग इन सारी चीजों को ना न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो देखना, देखो अब 2 और चीजें हैं इंपॉर्टेंट भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी इन्फानाइट वायर और एक आता है इन्फानाइट वायर, ठीक है। तो पहले हम लोग सेमी इन्फानाइट वायर की बात करते हैं, सेमी इन्फानाइट वायर देखना तो इंपॉर्टेंट भाई, जेई मेंस में पूछा जा चुका है, पहले AIEEE के नाम से चलता था, पूछा जा चुका है। अच्छा पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर सेमी इन्फानाइट वायर बनाएंगे कैसे, तो तुमको समझ रखना है ना कि ये ना एक रिलेटिव टर्म है, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये कई जगह हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। इन्फानाइट वायर ना, इन्फानाइट वर्ड कई बार तुम समझ लो कि हम लोग जब NCERT पार्ट 1 पढ़ रहे हो जब तक 12th का ना, तब तक 50 से 60 बार ये चीजें कई बार आ चुकी होंगी, ठीक है। सुनना सब, जैसे जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा वायर ले तभी वो इन्फानाइट जैसा बनेगा। जैसे ये मार्कर देख रहे हो ना, ये मार्कर भी इन्फानाइट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी सोचो अपनी आंख से बहुत दूर रखें, हम इसको जैसे जैसे अपनी आंख के पास लेके आएंगे वैसे वैसे, जैसे मान लो हम यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हम इसको बहुत दूर रखे हैं तब तो ये हमको छोटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके पास लेके आते जाएंगे वैसे वैसे मार्कर बड़ा होता जाएगा कि नहीं। अगर मान लो कि कोई 1 मीटर लेंथ का कोई वायर है और उससे हम 0.01 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वही वायर इन्फानाइट जैसा ट्रीट करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो इन्फानाइट ना रिलेटिव टर्म होता है कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो बहुत छोटे लेंथ का भी ऑब्जेक्ट एज ए इन्फानाइट लेंथ जैसा काम कर सकता है, ठीक है। चलो सेमी इन्फानाइट वायर की बात करते हैं भाई। मान लो डिस्टेंस डी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो देखना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात करें, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से दूर की तरफ आ रहा होगा, तो एक कंपोनेंट अगर हम देखें, देखो तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर। अब इसकी वजह से जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा उसको तो कैंसिल करने के लिए इधर कोई है ही नहीं, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ई पैरेलल। देखो अगर हम बोले कि ई परपेंडिकुलर, अब भाई ई परपेंडिकुलर क्या फॉर्मूला था वो याद करो, फॉर्मूला था k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा 2, यही था क्या। अच्छा ई पैरेलल का क्या फॉर्मूला था, k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हम तुमको बता चुके हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसको हम लोग थीटा 1 मानेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसको हम लोग थीटा 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि भाई थीटा 1, अब तुम सोचो इन्फानाइट वायर है ना, ऊपर कितना होगा तो बहुत दूर होगा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 90 डिग्री, नीचे कोई वायर है ही नहीं तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ई परपेंडिकुलर साइन 90 साइन 91 साइन 0 0, तो जो ई परपेंडिकुलर आया वो k लैम्डा बाई डी आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग ई पैरेलल की बात करें, कॉस थीटा 2 कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस 90 की वैल्यू 0, तो जो ई पैरेलल आया वो भी k लैम्डा बाई डी हुआ कि नहीं। तो देखो ई परपेंडिकुलर भी k लैम्डा बाई डी और ई पैरेलल भी k लैम्डा बाई डी, तो जो नेट आएगा वैसे बीच से जा रहा होगा ई नेट। तो अगर हम लोग ई नेट देखेंगे तो ई नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप्स, तो वहां पे कितना आ जाएगा k लैम्डा बाई डी टाइम्स √2। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। तो ये किसकी वजह से जाएगा, ये हो जाएगा सेमी इन्फानाइट वायर की वजह से, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से।
अब देखना, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इनफाइनाइट वायर की। अब देखो अगर हम लोग इनफाइनाइट वायर लेके चले, अब तुमको समझ में आना चाहिए भाई कि सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ था कि वो एक साइड से इन्फिनिटी होगा और एक साइड से एंगल 0 बना रहा था। अब सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा कि वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट जा रहा होगा इस तरीके से। मान लो कि किसी डी डिस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P, ठीक, तो बताओ θ1 कितना होगा, 90 डिग्री इधर, और जो θ2 होगा वो भी 90 डिग्री ही होगा कि नहीं। अब अगर दोनों साइड एंगल सेम होगा तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि पैरेलल वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ई परपेंडिकुलर क्या फॉर्मूला था, k λ/d sin θ1, तो sin θ1 कितना हो गया, sin 90 प्लस sin θ2 भी sin 90, तो यहां से ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 2k λ/d। समझ में आ रही है बात। और ई पैरेलल तो जो है वो कितना आ जाएगा, 0। वैसे भी कर सकते हो cos 90 माइनस cos 90 तो 0 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ई परपेंडिकुलर 2k λ/d आएगा और ई पैरेलल कितना आ जाएगा, 0। ठीक, चलो अब इसमें छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी बढ़े चीजों में कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे हम लोग। सुनना देखना ध्यान से। जैसे हम तुमसे बोले कि हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लो, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मान लो हमारे पास एक वायर है, ये है लैम्डा कूलम पर मीटर सब, ठीक है, सब वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। और ये है एक स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, साइड ए का एक स्क्वायर है, ठीक। तो इसके सेंटर पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। अगर हम इसका सॉल्यूशन की करेस्पॉन्डिंग चले तो बारी बारी बात करते हैं। जैसे हम पहले एक वायर के एक साइड के हिसाब से चलते हैं, इस साइड के हिसाब से चलेंगे तो बताओ ये डिस्टेंस जो होगा, ये वाला डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, a/2। अच्छा, ये एंगल, ये वाला जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री होगा कि नहीं। अच्छा, सिमिलर तरीके से ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 45 तो ई पैरेलल तो 0, तो केवल क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो वो ई परपेंडिकुलर होगा कितना, क्या था भाई फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा k λ/d। डी की वैल्यू कितनी, a/2, तो 2 ऊपर, ठीक है। फिर क्या था, sin θ1 प्लस sin θ2 दोनों 45, तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4। तो अगर इसको सही से लिखे तो आ जाएगा 2√2 k λ/a। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। ये एक साइड की वजह से हुआ, इधर की तरफ, ठीक है, किस पर, सेंटर, लेट्स से सी मान रहा है तब उस पर, ठीक है। अच्छा, सिमिलर तरीके से इस वाले वायर की वजह से, ऊपर वाले वायर की वजह से किधर आ जाएगा, ऊपर वाले वायर की वजह से नीचे आएगा। अच्छा, वैल्यू इसका भी वही रहेगा क्या, अभी भी भाई बिल्कुल वही रहेगा। अच्छा, इसकी वजह से किधर आएगा, इधर की तरफ, इसका वैल्यू भी वही रहेगा। नीचे वाले वायर की वजह से किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ, और इसका भी वैल्यू वही रहेगा। तो तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो इन सबका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो ई सेंटर नेट, अगर हम लोग देखें नेट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 आएगा क्या, क्योंकि नेट तो कैंसिल कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, इस तरीके से नोट कर लो इसको। चलो देखना और आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसा समझो कि मान लो हम इसको थोड़ा अलग करते हैं कि भाई ये लैम्डा, ये भी लैम्डा कूलम पर मीटर, ये वाला माइनस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर, ये माइनस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर, ये इस तरीके से है चीजें। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये करो ट्राई, तो वीडियो रोको और 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, ध्यान सुनना भाई। अगेन उसी तरीके से प्रोसीड करते जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चले थे। क्या करेंगे कि भाई किसी एक करेस्पॉन्डिंग, चलो देखो प्लस माइनस की वजह से क्या होगा ना, बस ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि भाई पैरेलल की करेस्पॉन्डिंग अगर हम चलेंगे तो अभी भी जो एंगल है वो तो सबके करेस्पॉन्डिंग सेम ही होगा, 45 डिग्री करते हुए। तो जब सबके करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही होगा तो ई पैरेलल तो कहीं नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग ई परपेंडिकुलर की बात करते हैं दोबारा, तो देखना भाई फिर से उसी तरीके से ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये 45 और ये वैल्यू a/2। तो अगर हम लोग ई परपेंडिकुलर देखें तो आ जाएगा k λ/d sin 45 प्लस sin 45, 2/√2 मतलब √2। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2
के लैम्डा अपॉन ए। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? बोले सर ठीक है। अच्छा देखना, इसकी वजह से अगर हम इस पॉइंट को सी मान रहे तो देखना, इसकी वजह से किधर आएगा? इधर की तरफ, दूर की तरफ। इस नेगेटिव की वजह से किधर आएगा? उसकी तरफ ही आएगा। वैल्यू सेम हुआ तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4√2 के लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, इस वाले इस नेगेटिव की वजह से किधर आएगा? उसकी तरफ। इस पॉजिटिव वजह से ऊपर की तरफ ही आएगा। इनका मैग्नीट्यूड भी वही होने वाला है, तो ये फिर ऐड होंगे, कितना हो जाएंगे? 4√2 के लैम्डा अपॉन ए। इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीच से ऐसे जाएगा, कितना होगा? तो अगर हम लोग उसको चेक करें तो ई नेट जो आएगा वो 2a cos थीटा बाई 2 टाइप्स हो जाएगा, तो वो आ जाएगा कितना? 4√2 के लैम्डा बाई ए टाइम्स √2। समझ में आ रही है बात? तो कितना आ जाएगा? 8 के लैम्डा बाई ए। ठीक है, अच्छा अब तुमको लगेगा कि कैसे आ रहा है, तो उसको देख लो एक बार। अगर मान लो तुमको ये याद नहीं आ रहा है तो तुम सोचो कि अगर ए और ए आपस में 90 डिग्री पर होंगे तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो 2a cos 90/2 मतलब cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो r की जो वैल्यू आएगी वो a√2 हुआ है कि नहीं? तो देखो a√2। समझ में आ रही बात? तो आ जाएगा कितना? 8 के लैम्डा बाई ए, और वो ऐसे इधर की तरफ जा रहा होगा। यहां तक बात सही है क्या? उसको नोट कर लो अच्छे से। चलो एक और करते हैं। अब मान लो कि हम लोग को दिया गया है कि भाई एक इन्फिनिट वायर था, तो लेकिन उसको ऐसे बीच से ना बेंड कर दिया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बेंड कर दिया गया इधर, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब बोल कर रहे हैं कि इससे, इस वाले वायर से किसी ए डिस्टेंस और इस वाले वायर से भी किसी ए डिस्टेंस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है पी, तो उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, वीडियो रोक लो और 2 मिनट के क्वेश्चन ट्राई कर लो। चलो ट्राई कर लिए क्या? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना इस पे। जैसे पहले ना किसी वायर के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं भाई। यहाँ पे दिया हुआ लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर ऐसे है। सोचो अगर बारी बारी चलते हैं ना, पहले इस वायर के साथ से निकालते हैं, फिर इस वायर के साथ से, फिर कंबाइन करके देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। देखना तो अच्छा, यहाँ पर ना ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों आएंगे, क्योंकि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि इधर साइड जो एंगल है, तुम देखो इधर साइड एंगल तो तुम 90 मान सकते हो इसके करेस्पॉन्डिंग, लेकिन इधर वाला एंगल, अच्छा ये एंगल होगा कितना भाई? ये ए, तो ये ए, ये भी ए, सब ए, तो स्क्वायर होगा ये, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री हो गया कि नहीं? ठीक है, तो θ1 जो हुआ वो तो 90 डिग्री, और जो θ2 हुआ वो कितना हो गया? 45 डिग्री। अच्छा भाई देखो इधर वायर बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो इधर वाला कंपाउंड होगा वो बचा रह जाएगा। और देखना ये हुआ हम लोग का ई पैरेलल, देखो तो ये हो गया ई पैरेलल, ई पैरेलल। ठीक, अच्छा इस वाले की वजह से दूर की तरफ आएगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर क्या था फॉर्मूला? के लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए ही है। साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 कितना? 1, साइन θ2 कितना? 1/√2। यहां तक बात सही है क्या? अच्छा ई पैरेलल की बात करो, ई पैरेलल क्या था फॉर्मूला? के लैम्डा बाई ए, डी मतलब, अच्छा cos θ2 की वैल्यू 45, cos 45 1/√2 माइनस cos 90 मतलब cos θ1 था, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये यहां तक आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ये किसकी वजह से हुआ? ये इसकी वजह से हुआ है। अब इस वायर की वजह से बात करेंगे। देखना पहले परपेंडिकुलर तो दूर, तो ये इधर की तरफ, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर वो कितना होगा? तो अगेन वही के लैम्डा बाई ए साइन θ1 प्लस ऑफ साइन θ2। यहां तक बात सही है क्या? अच्छा ई पैरेलल, तो भाई इसकी वजह से इधर खूब ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से कम ही आ पाएगा, तो इधर वाला कंपाउंड बचा रह जाएगा। तो ये हम लोग का काम करेगा किसका? इसको हटा रहे हैं आप। देखना ये जो है ना वायर गायब कर दिए भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज हो जाएंगे उसमें। तो इधर की तरफ बचा हम लोग का कौन? ई पैरेलल, तो वो कितना होगा? के लैम्डा बाई ए cos θ2 माइनस cos θ1, तो वो भी 0, तो ये इस तरह से बच गया। अब देखो भाई, देखना इसमें से ये 1/√2 वाला कंपाउंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये वाला बचेगा। तो इधर की तरफ क्या बचा? के लैम्डा अपॉन ए बचा। 1/√2 वाला कैंसिल, तो ये इधर की तरफ केवल क्या बच जाएगा? ये इधर की तरफ बचेगा के लैम्डा बाई ए, तो ये हम लोग के पॉइंट पी पर ये बच गया। पॉइंट पी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से जाएगा। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें ई नेट, तो ये हम लोग का ई नेट का डायरेक्शन, तो जो ई नेट होगा, ई नेट वो आ जाएगा फिर से भाई 2a cos θ/2 टाइप्स वाली चीजें, तो के लैम्डा बाई ए, थीटा 90 डिग्री, cos 45 1/√2,
2 को √2 तो k लैम्डा बाई ए टाइम्स √2 आ जाएगा और ऐसे की तरफ होगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? तो ये इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब बाकी नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।